दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस का यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा वीडियो है। यह जो है दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराया हूँ, ठीक है। और यह जो है दूसरा पार्ट है, ठीक है। सोशल साइंस का यह जो है आपका दूसरा पार्ट है जिसमें हम 50 से आगे के प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। और इसमें जो है कुल 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को याद करके जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में जो सोशल साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे वह इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को देखने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है तुरंत मिल सके। तो चलिए चलते हैं, हम प्रश्न को देखते हैं। देखिए, हम यहाँ तक जो है 50 तक यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी प्रश्न को हम देख चुके हैं। इसके आगे के प्रश्न को इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, बोला गया है यहाँ पर वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो कितने वर्गों में किया गया है? 3 वर्गों में। यहाँ पर आंसर आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। केवल आंसर मैं आप सभी को यहाँ पर प्रिंट किया हूँ, ठीक है, ताकि आप सभी को परेशानी ज़्यादा ना हो और आपका जो टाइम है वह भी बच सके। चलिए देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन, यहाँ पर देख सकते हैं, वनहत्तर कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी 26,200, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर अगला जो प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है यहाँ पर संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान 21 की धारा का संबंध है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। बोला जा रहा है एक एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर पर जो है वन का विस्तार था, ठीक है, सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद 55 बोला जा रहा है यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो यह जो हुआ था अफ्रीका कन्वेंशन। यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, ठीक है, अफ्रीकी होगा, ठीक है, अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? यह जो प्रश्न है 2020 में पूछ चुका है, ठीक है। हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो आप इस प्रश्न को याद करके जाइएगा। बोला जा रहा है इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो वह जो है डॉल्फिन, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो होता है वह मयूर होता है, ठीक है, यानी मोर होता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। बोला जा रहा है मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार जो है वह कहाँ पर है? तो सुंदरवन में। सही आंसर इसका होगा सुंदरवन में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है टेक्सोल का उपयोग होता है। देखिए, यह जो प्रश्न है 100% पूछा जाएगा इस बार। बोला जा रहा है टेक्सोल का उपयोग होता है, तो कहाँ पर होता है? तो कैंसर बीमारी जो होता है उसमें होता है, ठीक है, टेक्सोल का उपयोग। चलिए उसके बाद 60 बोला जा रहा है यहाँ पर चरक का संबंध किस देश से था? देखिए, चरक का संबंध किस देश से था? यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है। बोल रहा है चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था। चलिए उसके बाद 61 बोला जा रहा है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 खनिज
पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। लोह युक्त खनिज का उदाहरण जो है कौन है, तो मैग्नीज होता है। ठीक है, याद करके जाइएगा। उसके बाद देखिए 63 बोला जा रहा है अधात्विक खनिज का उदाहरण है। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेफाइट एवं अभ्रक। ठीक है, सही आंसर ग्रेफाइट एवं अभ्रक होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है किस खनिज के उद्योगों की जननी माना गया है। ठीक है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, तो लोहा होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पर कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो यह जो होगा वह हेमाटाइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है कौन भारत का सबसे लंबा लौह उत्पादक राज्य। देखिए यहाँ पर लंबा नहीं होगा, बड़ा होगा। बोला जा रहा है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, तो सही आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक जो राज्य है वह कर्नाटक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है, तो यह जो होगा 20%। आइए अगला प्रश्न देखिए। बोला जा रहा है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, तो तृतीय स्थान यानी तीसरा स्थान है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का जो है उपयोग होता है, तो 10 किग्रा यानी 10 किलो। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोले रहे उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो यह जो होगा मैग्नीज। ठीक है, सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करता है उड़ीसा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। बोले रहे एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट की। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोले रहे देश में तांबे का कुल कितना भंडार है। देश में तांबे का कुल कितना भंडार है, तो 125 करोड़ टन। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला रहे बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक जो है उत्पादन करता है, तो 80% होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोले रहे सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर हो जाएगा। ठीक है, यह जो प्रश्न 2019 में पूछ चुका है। चलिए उसके बाद 75 यहाँ पर बोला जा रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो यह जो होगा वो असम। ठीक है, असम होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो वह जो स्थान था तारापुर था। ठीक है, इसे भी याद करके जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके नहीं पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ आप सभी को। तो आंसर यहाँ पर जो होगा वह कोयला हो जाएगा। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वह कोयला होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोल रहे हैं प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न बोले रहे ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है तो सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोले रहे गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था, तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व यानी पहले। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है।
तो झारखंड होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोले रहे सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, यानी सबसे अच्छा जो कोयले का प्रकार जो है वह कौन सा है, तो एंथ्रासाइट होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोले रहे मुंबई हाई क्या क्या प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर बोले रहे मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पर होगा। ठीक है, तो खनिज तेल हेतु, इसलिए जो है मुंबई हाई प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए बोले रहे भारत का सबसे, देखिए यहाँ पर भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो डिगबोई में है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए बोले रहे प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोले रहे भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो यह जो होगा वह सतलज नदी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए बोले रहे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो यहाँ पर होगा तुंगद्र। ठीक है, यहाँ पर होगा तुंगद्र नदी, यहाँ पर होगा। ठीक है, तुंगभद्रा होगा। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, तुंगभद्रा यहाँ पर ऑप्शन में होगा। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, आप ये भी इसे मिला सकते हैं कहीं पर। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहे हैं ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो कौन है, तो बरौनी। उसके बाद अगला प्रश्न बोल रहे हैं यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक जो स्थल है वह जादूगोड़ा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला रहा है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तो कौन है, तो तारापुर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो वह जो राज्य है वह राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बोले रहे ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है, तो वह जो है खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न बोला रहे औद्योगिक अवस्थित का कारक है। औद्योगिक अवस्थिति का कारक है तो क्या है, चलिए आंसर दिखाता हूँ मैं आप सभी को। यहाँ पर देख सकते हैं आंसर जो होगा पूंजी बाजार ऊर्जा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न बोले रहे भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन है, तो टाटा लौह इस्पात कंपनी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोले रहे कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। कौन उद्योग जो है वह इसमें कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट उद्योग। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न बोले रहे हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है तो कोलकाता हावड़ा। ठीक है, सही आंसर होगा कोलकाता हावड़ा। उसके बाद देखिए 97 बोले रहे कौन उद्योग सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत आता है। कौन सा जो उद्योग है वह सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत आता है, तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोले रहे कौन उपभोक्ता उद्योग है। देखिए यहाँ पर कौन उपभोक्ता उद्योग होगा। ठीक है, यहाँ पर बोले रहे कौन उपभोक्ता, यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, उपभोक्ता होगा। कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उद्योग जो है वह एक उपभोक्ता उद्योग है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोले रहे कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, यानी छोटा उद्योग है, तो यहाँ पर होगा खिलौना उद्योग। देख सकते हैं आप सभी खिलौना उद्योग। चलिए उसके बाद 100 बोला जा रहा है। 100 नंबर प्रश्न भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस का जो है रिसाव हुआ था, तो मिथाई आइसोसानाइट का। चलिए
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 50 ऑब्जेक्टिव को देखें और इसके बाद जो वीडियो आएगा वह उस वीडियो में जो है हम 400 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 400 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और वो भी जो वीडियो है वो बहुत जल्द लाने वाला हूँ इस चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आप सभी को उसका भी नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी आप देख सकेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इन 500 ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में जो है एक भी प्रश्न सोशल साइंस के पेपर से नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।